discussion. This is on inflation. India. महंगाई, poverty, महंगाई. इंडिया के जो 50 करोड़ लोग हैं, they have been pushed under acute poverty, गरीबी के दायरे में आ गए हैं. और जैसे कि अभी डॉक्टर एस.के.आर. इलियास साहब ने बताया और प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी बताया कि किस तरह से जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था या डिमोनेटाइजेशन के वजह से या पोरली इम्प्लीमेंटेड जीएसटी की वजह से काफ़ी लोगों ने ये बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या माइक सही करवाइए ना भाई, दे हैव कम अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन. और जो रिसेंट एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि 71 मिलियन पूरे विश्व में गरीब लोग हैं और इसमें जो है 56 मिलियन जो है वो भारत में ही हैं. तो हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में एक तरफ वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल हैं जैसे कि अंबानी, अडानी वगैरह, तो गरीब भी लोग यहीं पे ही हैं. तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो टू टाइप्स ऑफ इंडिया जो देखे जा रहे हैं, जहाँ पे एक ये विश्व के अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं, ये डिस्पैरिटी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि नदीम साहब, आप इसको हाउ डू यू सी दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिया एंड what would you suggest how can we reduce it? Of course, we'll be asking Professor Arun about it, but from your perspective, because यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि various perspectives of different people come across. So how do you see it and how do you think you can reduce this disparity? देखिए, जो पैराडोमेन शिफ्ट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों के सुसाइड के केसेस होते हैं और जिसके नतीजे में किसान, और उसका मेजर रीज़न ये है कि किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता. खासकर ये उस्मानाबाद, लातूर, ये पूरी बेल्ट है महाराष्ट्र में, जिसमें किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता. लेकिन उसी पूरे इलाके में जो बियर की फैक्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज मिनरल वाटर की हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटलिंग प्लांट्स हैं, वो अपने परमिटेड कैपेसिटी से 3 टाइम से 4 टाइम ज़्यादा पानी निकालते हैं. और ये पूरी एक रिसर्च है कि किस तरह से उन इलाकों में इन बॉटलिंग प्लांट्स के आने के बाद पानी की कमी हुई, जिसके नज़दीक वो किसान जिनको सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता, वो बम्बई जाकर उन फ्लैट्स के लेबर बन जाते हैं, उन फ्लैट्स में मजदूरी करते हैं जिन फ्लैट्स का इश्तिहार आता है कि इस फ्लैट में 3 साइड स्विमिंग पूल है. एक मजदूर जिसको सिंचाई का किसान जिसको सिंचाई का पानी नहीं मिलता, वो बम्बई जाके उन फ्लैट को बनाता है जिसका इश्तिहार ये होता है कि 3 साइड फेसिंग स्विमिंग पूल है. उस फ्लैट से 3 तरफ से देखेंगे तो स्विमिंग पूल नजर आएगा. तो ये इस पूरी बीमारी का मसला है. अब आप अगर देखें, जिस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि 79% कैपिटल जो है वो 1% लोगों के हाथ में है, जिसके बारे में बार बार अरुण कुमार साहब ने कहा कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा बिलियन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है. हमारे और रशिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स होते हैं, लेकिन रशिया वाले कुछ दिनों बाद जेल में डाल देते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हैं, उनके यहाँ ख़त्म हो जाते हैं. तो उसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि खुद सरकार ने, आपने ये देखा होगा कि अभी इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, यानी अरुण कुमार साहब ये कह रहे हैं कि माइक्रो को अलग कर देना चाहिए. लेकिन अब हमारे यहाँ पिछले 4 साल में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज होकर 2 कंपनियों में पहुंच गया, बल्कि अब तो 2 के बाद 1 कदम पर. कोई भी काम जो माइक्रो लेवल पर जो छोटे सप्लायर्स करते थे वो अडानी की कंपनी कर रही है, जो छोटे सप्लायर से स्मॉल इंटरप्राइजेस या मीडियम इंटरप्राइजेस करते थे वो अंबानी की कंपनी कर रही है. तो जो मीडियोकर लेवल के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काम भी थे वो भी वही कर रहे हैं. दूसरा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लें, अभी आपने पिछले महीने सुना होगा कि जो हिमाचल की मंडी के रेट फिक्स होते हैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, अडानी ने हिमाचल पे सेब का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उन्होंने प्राइसेस एक सीजन में 3 बार अपने हिसाब से डाउन किए, और जब कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया तो दूसरा कोई अब सेब नहीं खरीद सकता है. तो वो 30 रुपए में भी लेंगे, 32 रुपए में भी लेंगे और 28 रुपए में भी लेंगे. आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं कि आप उनको नहीं बेचें. जाके
कॉर्पोरेट कंपनियां जो है वो किसानों को बीज देंगी कि आप हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स में आप हमारे लिए खेती करेंगे, लेकिन उनको ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राइट है कि जो क्वालिटी ऑफ द सीड दिया गया है अगर उसके हिसाब से फसल नहीं आया तो मना कर सकते हैं। 50 रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी कि कंपनियों ने खेती के लिए खेत दिया, बीज दिया और जब फसल खरीदने का टाइम आया तो उन्होंने कहा आप तो द स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये जो टोटल ओवरऑल पॉलिसी है वो पॉलिसी यही चल रहा है कि अमीर को कैसे और अमीर बनाया जाए। गरीब के पास में लिमिटेड ऑप्शन, यहाँ तक कि ये ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि शिमला की मंडी में जो हिमाचल का सेब बेचने वाला किसान है वो बाउंडेड है, वो मजबूर है कि वो अगर अपने सेब बेचेगा तो वो सिर्फ अडानी और अडानी को ही बेच सकता है। तो जो मीडियम लेवल के जो वर्क हैं, जो माइक्रो लेवल के वर्क हैं, वो भी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट को ट्रांसफर कर दिए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन का पूरा खेल आ चुका है। तो बड़ी कंपनीज अगर किसी को लेबर को भी लेंगी तो 50 आदमी, 60 आदमी, 100 आदमी ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन अगर वही स्कैटर्ड काम होगा तो वो काम 500 बिजनेसमैन कर रहे होंगे, 1000 बिजनेसमैन कर रहे होंगे, 1000 लोगों के घरों के चूल्हे चल रहे होंगे। तो ओवरऑल जो बार बार ये बात मैंने कही, एक तो उसका सोशल एस्पेक्ट ये है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ये बेरोजगारी खत्म हो, ये भीड़ मौजूद रहे जिसका वो पॉलिटिकल फायदा उठा सके, और ये सरकार खुद नहीं चाहती गरीबी मिटाई जाए। वरना ये सबको मालूम है कि जिस तरीके से माइक्रो लेवल पर अभी तक हम देखते थे कि सरकारें मिडिल लेवल के बिजनेस पे कारपोरेट को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तमाम काम जो मिडिल लेवल की इंडस्ट्रीज करती हैं वो काम कारपोरेट की बड़ी कंपनियों से लिए जा रहे थे। अब हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे काम जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के काम है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के काम है, उनमें भी अडानी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये तो विल ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सरकार खुद चाह रही है कि काम को ज्यादा हाथों में न देकर सेंट्रलाइज करके 1 या 2 लोगों के हाथ में दिया जाए, जिससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन उनको बड़े चंदे मिल सके। तो वो जनता की चिंता नहीं है, चिंता अपने चुनाव की है, जिससे पूरे बिजनेस को सेंट्रलाइज किया जाए। Actually, our week is the beginning of the Spanish Society. डॉक्टर इलियास साहब आपने बताया थे कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है और यूनाइटेड हैज pushed our country to 107th position amongst 121 countries। और ये जो गवर्नमेंट का डिनायल है कि ये सारी ये कंस्पिरेसी है या को डिफेम करने का एक सारा ये है। इसी तरह से जितने भी रिपोर्ट आते हैं विच आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स अप द स्टैंड एंड इट नोटिफाइज। जैसे कि हमने देखा कि प्रेस का जो फ्रीडम इंडेक्स था उसको भी डिनाई किया, फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स था उसको भी डिनाई किया, फिर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स था उसको भी डिनाई किया। तो दिस गवर्नमेंट इज ऑलवेज डिनाइंग। तो इफ एट ऑल द गवर्नमेंट, ये जो आंकड़ा है ये यूनाइटेड नेशंस की जानिब से निकला गया है, यूनिसेफ एंड मेनी अदर मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव वर्कड टू गेट दिस डाटा, जिसमें यूनिसेफ भी है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, and NGOs concerned worldwide and with hunger, like all these organizations have worked and then they have given this document. तो इसको जो है गवर्नमेंट इस तरह से on the contrary denying this, and ये जो रियलिटी से छापती है, तो will it even address the issue? Will it because we will expect the government to address this issue and to recover it from this disastrous effect. तो वो how do you see it and will it ever do it? And क्या देखिए, असल में ये जो रिपोर्ट आती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट हर साल आती है और ये यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, यूनिसेफ, उससे तरफ आती है और ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो उनके तरीके हैं नापने के कि किस कहाँ पे गरीबी किस जगह पर है, कितने लोग भूखे नंगे लोग हैं, इसको नापने के जो पैमाने हैं वो बहुत एस्टैब्लिश पैमाने हैं, उसकी याददाश्त। देखिए, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में इस बार 121 मुल्कों के आंकड़े दिए हैं और हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत पिछली बार से और नीचे आ गया, 7 गुना नीचे आ गया।
अब भारत जो है 121 मुल्कों में 107वीं पायदान पर। हमें ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि श्रीलंका हमसे बेहतर पोजीशन पे है, नेपाल हमसे बेहतर पोजीशन पे है, बांग्लादेश हमसे बेहतर पोजीशन पे है, इवन पाकिस्तान हमसे बेहतर पोजीशन। हमसे अगर कोई नीचे है तो वो अफगानिस्तान है, जहाँ पे 20 साल तक उन्होंने बड़े देशों से लड़ाई की, तो वो हमसे सिर्फ 2 आंकड़े नीचे हैं। तो ये जो बात है, हमारे देश के जिम्मेदार हजरात और हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ये कह के उसको डिनाई करते हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप आईना को ये कहते हैं कि ये मेरा चेहरे पे जो दाग धब्बे दिखा रहा है, ये गलत है, इससे बात नहीं करेगी। हमको रियलिटी को फेस करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि हम किस पायदान पे खड़े हुए हैं। दुनिया के 1/3 1/3 भूखे नंगे लोग भारत से रहते हैं। इसको नापने का पैमाना होता है कि भाई देखिए कितना आपको, कितना माल न्यूट्रिशन है, कितनी जो फूड मिल रही है वो आपकी जो जरूरत है ग़िज़ा की वो पूरी कर रही है नहीं कर रही है, उन पैमानों पे नापा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो आई है वो हमारी सच्चाई को दिखाती है, और अच्छी बात यही होती है सत्ता पक्ष की कि वो उसको एक्सेप्ट करता है। देखिए मिसाल के तौर पर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस जमाने में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार ये बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लोग किस जगह खड़े हुए हैं, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, आपके सत्ता के मामले में, मतलब के राजनीति में, सोशल स्टेट आपके तहत में वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो आईना दिखाया है। तो सच्चर कमेटी ने आईना दिखाया तो सरकार को दिखाया था ना आईना कि आपकी पॉलिसियों से यहाँ पे पहुंच गई है एक कम्युनिटी। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने के बाद फिर कुछ उसको काउंटर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी तय किए थे। फिर उसी में रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था और उसकी भी रिकमेंडेशन सामने आए थे। तो मेरा कहना यह है सिर्फ इसमें कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं इसको हमारे गवर्नमेंट को रियलिस्टिक तरीके से लेना चाहिए, और इसको कैसे हम अपनी छवि को दूर कर सकें, अगली बार हमारी पोजीशन बेहतर हो सके, इस पर उसको सोचना चाहिए। अफसोस की बात ये है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो कभी ये कहकर कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नहीं गिरा है, कभी ये कह के भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बात सही नहीं है, हमको हकीकत का सामना करना चाहिए।